वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। अगर मेरी आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है और बिल्कुल क्लियरली मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो प्लीज वही टाइप कर दीजिए। ओके, परफेक्ट। सो बच्चों, आज जो हमारा सेशन है ये आईपीसी के बारे में है, क्योंकि आज फ्राइडे है। आईपीसी की हमारी थर्ड क्लास है और आज जो कंटेंट मैं डिलीवर करने जा रहा हूं आईपीसी के ऊपर दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे दोस्तों वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, चाहे इंटरव्यू की बात हो, क्योंकि आज जो कंसेप्चुअल पार्ट हम कवर करेंगे वो दोस्तों हो सकता है बहुत कॉमन हो सकता है आपने उसको कई बार पढ़ा हो, कई बार सुना हो, फिर भी दोस्तों मुझे एक मौका दें। हो सकता है कि कोई नई तरीके से मैं आपकी उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाऊं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ग्रुप लायबिलिटी के बारे में। ग्रुप लायबिलिटी का लगभग 70% हम आज कवर करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 34 से लेकर 38 तक डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ दो सबसे महत्वपूर्ण केस ग्रुप लायबिलिटी के बारे में उनको कवर करेंगे। और हमारे आखिरी सेगमेंट में टेस्ट योर लर्निंग में दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। पर दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग बच्चे लाइव हैं तो प्लीज इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जैसे ही लाइक हो जाएंगे हम शुरू कर देते हैं आज का सेशन। बच्चे फटाफट से लाइक करें जितने भी लोग लाइव हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे आप लाइव देख रहे हो चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब बच्चे जरूर करना है, तभी आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। साथ ही साथ बच्चे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है। ऐप का लिंक बच्चे डिस्क्रिप्शन में ही है। आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके एंड्रॉइड के किसी भी डिवाइस में प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने का फायदा यह है कि जो हमारे रिटन नोट्स हैं या जो पीपीटीज हैं जिससे मैं पढ़ाता हूं वो आपको वहां पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं देना है। और हम साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा मटेरियल है उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर करें, जिससे आसानी हो, आप लोग सब एक्सेस कर पाएं। चाहे आप आईफोन यूज कर रहे हो चाहे एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, उसके लिए आप सभी हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े, अपने नाम भेजें व्हाट्सएप पे, हम आपको ग्रुप में ऐड करते रहेंगे। चलो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया आईपीसी पे है, तीसरी क्लास है। और दोस्तों आज हमारा 10th लेक्चर है, 10वां दिन है हमारे सफर का। पता ही नहीं चला दोस्तों 10वां लेक्चर पे हम पहुंच गए और बहुत खुश हूं मैं आप सभी के रिस्पॉन्स से। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि दोस्तों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और वो आपका जो आखिरी में जो हमारा सेगमेंट होता है जिसमें आप आंसर देते हो क्वेश्चंस के, उससे बिल्कुल झलकता है जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग मेरे को आंसर देते हो कि सर इसका आंसर ये है, भले ही वो कितने भी हायर लेवल का क्वेश्चन हो। तो दोस्तों इसी सफर को बनाए लगेंगे, कोशिश करेंगे कि लंबे से लंबा जाए, पर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा और उतना हमारा सफर बेहतरीन होगा और लंबा होगा। दोस्तों बढ़ते हैं। आज का दोस्तों जो पहला प्रोविजन है जिसके बारे में हमको बात करनी है, चर्चा करनी है, आपने कई बार पढ़ा होगा। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपने बहुत बार इस सेक्शन के आप कम अक्रॉस आए होंगे और आपको ऐसा लगता भी होगा कि मुझे सेक्शन 34 का A to Z पता है, और मैं मानता हूं उस बात में सच्चाई भी हो सकती है। पर दोस्तों यहां पे मेरा भी एक आप सभी लोगों से प्रॉमिस है कि जिस तरीके से मैं आपको सेक्शन 34 और सेक्शन 34 से 38 तक के सेक्शंस पढ़ाने वाला हूं, कुछ ना कुछ तो आपको नया पक्का गारंटी में ला के दूंगा, या फिर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, उसको स्ट्रक्चराइज करके दूंगा, जिससे क्या होगा, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। सेक्शन 34 दोस्तों, ये जितने भी सेक्शंस हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये ज्यादातर बात करते हैं ग्रुप लायबिलिटी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ग्रुप लायबिलिटी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा व्यक्ति किसी एक क्राइम के लिए पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ केस चला जाता है, तो ग्रुप के तौर पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जिसमें 2 4 5 6 10 लोग इन्वॉल्व है, उनकी जब लायबिलिटी अराइज होती है किसी क्राइम के लिए बच्चों, उसको बोलते हैं ग्रुप लायबिलिटी। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है, पर कानूनी तौर पे क्या बात है वो हमको दोस्तों सेक्शन 34 बताता है।
जो हमारा सेक्शन 34 है इसमें जो हमको याद रखना है और जिस पे फोकस करना है वो ये शब्द है दोस्तों। ये जो एक शब्द है, ये जो एक्सप्रेशन है कॉमन इंटेंशन, ये दोस्तों नींव है सेक्शन 34 की, बिल्कुल बेसिस है। अगर हमने ये शब्द समझ लिया, ये मान लो आपने सेक्शन 34 समझ लिया, ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन को फोकस करना है और इस पहले शब्द पे याद रखना है एक्स। पहले इसको पकड़ते हैं एक्स को। अब आप मुझे सब लोग बताओगे, मैं आपको कई बार डिफाइन कर चुका हूं कि इस एक्ट का मतलब क्या होता है। आईपीसी के तहत इस एक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का जवाब आ भी गया कि एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स। और बताओ एक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है जब ये शब्द हम देखते हैं किसी सेक्शन में। एक्ट के अलावा क्या क्या चीजें होती हैं। एक्ट मतलब होता है पॉजिटिव एक्शन। बहुत सही। एक और चीज है बच्चे, एक और चीज है, मैंने आपको बताई थी, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन मतलब कुछ करना ना करना, दोनों चीजों को डिनोट करता है ये शब्द एक्ट। तो जब भी आप एक्ट लिखा देखोगे समझ जाओ कि वो पॉजिटिव एक्शन भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। तो एक्ट पे फोकस करना है और कॉमन इंटेंशन पे फोकस करना है। पर एक्ट किस टाइप का, अब हमने ये तो समझ लिया कि एक्ट एक सिंगल एक्ट भी हो सकता है, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। ये भी समझ लिया कि हमने एक एक्ट है वो ओमिशन भी हो सकता है। पर क्या एक्ट तो कुछ भी हो सकता है। मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक्ट है ना। मैं कुछ लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये भी एक्ट है। पर इस सारे एक्ट्स का आईपीसी से क्या लेना देना है। आईपीसी का तो उसी एक्ट से लेना देना है ना जो क्रिमिनल नेचर के हैं। मतलब जैसा आप लोग बोल रहे हो इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है, पर जो शब्द 34 में लिखा हुआ है वो है क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब ऐसा एक्ट जो आईपीसी के विरुद्ध है, ठीक है। तो जो एक्ट आपका है, चाहे वो सीरीज ऑफ एक्ट हो चाहे वो ओमिशन हो, उसका नेचर दोस्तों क्रिमिनल होना बहुत जरूरी है अगर आपको सेक्शन 34 अप्लाई होना है। तो अगर आपका एक्ट क्रिमिनल नहीं है, मतलब आपका एक्ट बिल्कुल एक इनोसेंट एक्ट है, कोई ऐसी चीज है जो कानून के विरुद्ध नहीं जाती है, आईपीसी के विरुद्ध नहीं जाती है, तो वो सेक्शन 34 के प्रिंसिपल के अंदर कवर हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट सेक्शन 34 की ये है कि जो एक्ट है वो क्रिमिनल नेचर का होना चाहिए। इसको फटाफट से लिख लो अपने नोट्स में। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 34 के एप्लीकेशन के लिए है कि कम से कम एक से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। कभी भी एक व्यक्ति पे सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होता, एक से ज्यादा चाहिए। फिर वो 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एक से ज्यादा हो। सेक्शन 34 के लिए हमको क्या चाहिए कि जो लोग हों वो एक से ज्यादा हों। दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट। अब मूव करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 3। इसके तहत सेक्शन 34 की एप्लीकेशन के लिए यह बहुत जरूरी है कि इंटेंशन हो। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, मैं जो बोल रहा हूं आपको। आईपीसी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेस हैं वो रिक्वायर करते हैं कि उन एक्ट्स को, उन ऑफेंसेस करने वाले व्यक्ति की इंटेंशन रही हो। कहने का मतलब है कोई मर्डर तभी होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंटेंशनली मारता है, जानबूझकर सोच समझकर मारता है, तभी वो मर्डर होता है। ऐसे ही रेप है, ऐसे ही किडनैपिंग है, ठीक है। तो इंटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बच्चे क्रिमिनल लॉज का, ठीक है। इसको हम कई बार इस बात किस शब्द से जानते हैं, ये वाला शब्द यूज करते हैं। आप सब नहीं सुना होगा, क्या शब्द यूज करते हैं, मेंसरिया, है ना। तो कॉमन इंटेंशन की जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 34 की, वो ये कह रही है कि इंटेंशन तो होना ही होना चाहिए। इंटेंशन तो मैंडेटरी है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी काम किया है कि इंटेंशन जो इंटेंशन के साथ नहीं किया है, तो सेक्शन 34 अप्लाई होगा ही नहीं, बात वही खत्म, ठीक है। तो इंटेंशन के साथ तो काम करना ही करना है,
उसके साथ साथ वो जो इंटेंशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन हो। यहां पे आता है पेच कि इंटेंशन तो होनी ही चाहिए, पर वो इंटेंशन ऐसी हो जो कॉमन हो। अब ये कॉमन शब्द का मतलब क्या है? कॉमन शब्द का मतलब है जब वो इंटेंशन एक व्यक्ति से ज्यादा लोग शेयर करते हो। मानो आप कोई घर खरीद रहे हो या फिर आप फ्लैट किराए पे रह रहे हो, आपको चाहिए एक सिंगल रूम चाहिए किराए पे, ठीक है। आप जाते हो प्रॉपर्टी डीलर के पास, आप जाते हो लैंडलॉर्ड के पास, वो आपको 3rd फ्लोर पे लेके जाता है और बोलता है कि ये रूम है आपका। फिर आप उससे पूछते हो ठीक है रूम तो ये है, पर इसका टॉयलेट बाथरूम कहां पे है? वो बोलता है कि इसका जो टॉयलेट बाथरूम है वो 2nd फ्लोर पे है। तो बोलता है कि वो कैसे है? तो लैंडलॉर्ड आपको बताता है जो टॉयलेट बाथरूम है आपके रूम का वो कॉमन है। कॉमन का मतलब वो टॉयलेट बाथरूम आप भी यूज करोगे और 2nd फ्लोर पे रहने वाला व्यक्ति भी यूज करेगा। कॉमन मतलब आप दोनों लोग उस बाथरूम को शेयर करोगे। तो वही मीनिंग, वही अंडरस्टैंडिंग कॉमन शब्द की यहां पे इस्तेमाल करी गई है कि जो इंटेंशन है जिसके साथ कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है वो कॉमन हो। कॉमन का मतलब है शेयर्ड हो, शेयर कर रहे हो उसको एक से ज्यादा लोग। शेयरिंग के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, एक आदमी क्या शेयर करेगा, है ना, कम से कम 2 लोग चाहिए। तो इंटेंशन ऐसी हो जो कॉमन हो, लोग शेयर कर रहे हो। ये दोस्तों हो गई तीसरी रिक्वायरमेंट। अब आ जाओ चौथी रिक्वायरमेंट में, और ये सबसे टिपिकल पार्ट है, सबसे टिपिकल पार्ट है जिस पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो भी कुछ हुआ, जो भी क्रिमिनल एक्ट करा गया, वो हमेशा हमेशा फर्दरेंस में होना चाहिए। किसके फर्दरेंस में होना चाहिए? कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में होना चाहिए। शब्द देखो, फर्दर एंस, किसके फर्दरेंस में? कॉमन इंटेंशन के। इसका कहने का मतलब यह है जो भी कृत्य हुआ, जो भी क्रिमिनल एक्ट हुआ, वो इसके लिए हुआ जिससे कि कॉमन इंटेंशन को पूरा करा जा सके, कॉमन इंटेंशन को सेटिस्फाई करा जा सके। बहुत ध्यान से सुनना यहां पे जो मैं बात बोल रहा हूं। मानिए सब कुछ अवेलेबल है, कॉमन इंटेंशन भी है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी है, पर कुछ किया गया, पर जो किया गया वो कॉमन इंटेंशन का पार्ट नहीं था, वो सोचा नहीं था, वो दोनों शेयर नहीं कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 34 तभी अप्लाई होगा दोस्तों जब कॉमन इंटेंशन तो हो ही हो, साथ ही साथ जो भी किया गया, जो भी ऑफेंस कमिट किया गया, वो उस इंटेंशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया हो, उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए किया गया हो, उस इंटेंशन की फर्दरेंस में हो। तो ये फर्दरेंस की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों 4 रिक्वायरमेंट्स। फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुनना। सेक्शन 34 को अप्लाई करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए और उसका नेचर क्रिमिनल होना चाहिए। क्रिमिनल का मतलब वो कोई क्राइम होना चाहिए। दूसरा, कम से कम एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, एक से ज्यादा, 2 चाहे 200, एक से ज्यादा। तीसरा, इंटेंशन होनी चाहिए, और वो जो इंटेंशन होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा लोग उसको शेयर करते हो। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो भी कृत्य किया गया, जो भी क्रिमिनल एक्ट किया गया, वो इस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसकी फर्दरेंस में हो। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलके आएंगी, क्रिमिनल एक्ट, एक से ज्यादा लोग, इंटेंशन जो कि कॉमन है और उसको पूरा करने के लिए ही क्रिमिनल एक्ट किया गया है, जब ये चारों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी दोस्तों, तब उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। मतलब जैसे ये 4 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो 34 अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही 34 अप्लाई हो जाएगा उसका मतलब क्या है? जो हर एक व्यक्ति है, जैसे कि मैंने बताया एक से ज्यादा व्यक्ति हो, अब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, जितने भी ये व्यक्ति हैं दोस्तों, हर एक व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को
उस क्रिमिनल एक्ट के लिए सजा दी जाएगी। पहले सुन लो, अपनी बातें मत करो, एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दूंगा, अभी जो मैं बता रहा हूं प्रोविजन खत्म करो। पहले हर एक व्यक्ति को उस क्रिमिनल एक्ट के लिए, जो क्रिमिनल एक्ट कॉमन इंटेंशन के तहत किया गया, कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में किया गया, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 200 हो, 300 हो, सबको सजा होगी। इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति को। एक्ट एक ही है, क्रिमिनल एक्ट एक ही है। मान लो क्रिमिनल एक्ट है मर्डर, एक्ट एक ही है, ऑफेंस एक ही हुआ है, पर सजा सबके सबको होगी, सबके सबको, चाहे कितने भी हो वो। तो ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्यों हम सब एक को सजा दे रहे हैं? 34 की वजह से, क्योंकि 34 कहता है कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने कॉमन इंटेंशन को पूरा करते हुए कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है तो ये मान लिया जाएगा, एज इफ प्रिजम्पशन अराइज हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि हर एक व्यक्ति ने इंडिविजुअली उस क्राइम को किया है। मतलब अगर 2 लोगों ने मिलके कॉमन इंटेंशन के तहत किसी को मारा है तो यह मान लिया जाएगा, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उन लोगों ने अलग अलग किसी व्यक्ति की हत्या की है। ऐसा मानेंगे कि उसी, जो हर एक बंदा इन्वॉल्व था कॉमन इंटेंशन में, उसने खुद ही एक हत्या की है। उसके हिसाब से उसको ये मान के चलेंगे कि उसको उसके हिसाब से ही सजा होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? वाई टाइप कर दो अगर क्लियर है तो, मैं फिर एग्जांपल देता हूं आपको। इतनी बात समझ में आ गई? ये 4 रिक्वायरमेंट हैं और ये 2 कॉन्सिक्वेंस हैं। बहुत अच्छे। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला चीज, अब आप खुद भर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मेरी जरूरत भी नहीं है। क्रिमिनल एक्ट, कुछ भी सोच लो यार जो समझ में आए। मानो मर्डर, मर्डर में आप सबको मजा आएगा, तो मर्डर हुआ है, क्रिमिनल एक्ट क्या हुआ है? मर्डर हुआ है। मोर देन पर्सन, मानो 2 लोग इन्वॉल्व थे, ए प्लस बी, और ये दोनों की कॉमन इंटेंशन क्या थी? ये जो व्यक्ति एक्स है उसको मारेंगे। इंटेंशन क्या है? मर्डरिंग एक्स को मारना चाहते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? ए और बी मिलके इन दोनों ने क्या किया? इसको एक्स व्यक्ति को शूट कर दिया। ठीक है, दोनों ने मिलके क्या कर दिया? एक्स व्यक्ति को शूट कर दिया। अब देखो यहां तक की सिचुएशन क्या हुई है। क्रिमिनल एक्ट है मर्डर, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, मतलब ए और बी, इनकी इंटेंशन क्या है? एक्स को मारना है, और इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए दोनों गए और दोनों ने क्या कर दिया? एक्स को शूट कर दिया। तो क्या हुआ? चारों रिक्वायरमेंट्स जो हैं 34 की वो पूरी हो गई। क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व है, मर्डर हुआ एक्स का, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, हाँ, ए और बी, इंटेंशन क्या है? कॉमन, मर्डरिंग एक्स, और उसको पूरा करने के लिए क्या हो गया? मर्डर। तो चारों रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। इसकी वजह से क्या हुआ? अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हर एक व्यक्ति, मतलब हमारे सामने तो 2 ही व्यक्ति थे, ए और बी, ये दोनों ही व्यक्ति को सजा होगी। किस बात की? मर्डर की। दोनों को होगी मर्डर की सजा। ऐसा नहीं है कि सजा 20 साल की है टोटल और दोनों 10-10 साल काटेंगे या सजा बांटेंगे, नहीं। अगर 20 साल की सजा है तो इसको भी 20 की होगी, इसको भी 20 की होगी। और इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, सेक्शन 34 कहता है अगर एक से ज्यादा लोग कॉमन इंटेंशन के तहत कोई क्राइम करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने अकेले वो क्राइम किया है। और क्योंकि हम यहां मान रहे हैं कि ए ने अकेले वो क्राइम किया, बी ने अकेले वो क्राइम किया है, इस वजह से उसको मर्डर के क्राइम की पूरी सजा खुद भी भोगनी पड़ेगी। और बी को भी ये मान लिया जाएगा कि उसने खुद ही मर्डर किया है, तो उसको बी के मर्डर करने की पूरी सजा भोगनी पड़ेगी। बताओ, क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? समझ में आया? फटाफट वाई टाइप करो बच्चे।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो समझ गए हम सेक्शन 34 की बात। ठीक है, एक और बार रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत हो, एक और बार रिवाइज करा दूंगा। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। एक ये चीज लिखी हुई है ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट को मतलब समझ लो आप पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब है जब सेक्शन 34 कहता है कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए और बी थे, तो ये जरूरी है क्या बी भी कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से मौत हो, या ए भी कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से मौत हो? मानो कि ए और बी हैं, दो लोग हैं, दोनों मारना चाहते हैं किसको? एक्स को। दोनों की कॉमन इंटेंशन वही है कि एक्स को मारना है, और ए इस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए इसकी फर्दरेंस में एक्स को मार भी देता है। मानो मैंने पिछले एग्जांपल में कहा था कि ए और बी गए और दोनों ने शूट कर दिया एक्स को। मानो खाली ए ही जाता है शूट करने, बी अपने घर पे बैठा है आराम से। क्या ऐसी सिचुएशन में बी के ऊपर सेक्शन 34 अप्लाई होगा या नहीं होगा? क्योंकि ए तो मर्डर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसने गोली मारी है। 34 अप्लाई होना हो उसे तो 302 के तहत सजा होगी होगी। सवाल है बी का। बी एक ऐसा व्यक्ति है जो मारना तो चाहता था, कॉमन इंटेंशन तो थी, और वो कॉमन इंटेंशन शेयर भी करता था ए के साथ, पर उसने खुद से कुछ नहीं किया है। वो आराम से घर पे बैठा था, गोली मार के आया है ए। बी को सजा होनी चाहिए या नहीं? 34 अप्लाई होना चाहिए या नहीं? बताओ फटाफट, यस और नो। अप्लाई होगा या नहीं होगा? यस और नो। क्या जरूरी है कि बी कुछ ना कुछ करे जिसकी वजह से मौत हो? क्या क्रिमिनल एक्ट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जरूरी है, या फिर कॉमन इंटेंशन का पार्ट होना ही सफिशिएंट है? अब समझो, बहुत मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, समझो मेरी बात को। और आपको जवाब कहीं नहीं मिलेगा, कोई किताब में, कोई गूगल पे जवाब नहीं मिलेगा। जवाब आपको 34 में ही ढूंढना है। 34 को जरा देखो ध्यान से। क्या कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, कि वो कोई एक्ट करें? कहीं पे लिखा है दे शुड बी इंडिविजुअली पार्टिसिपेटिंग? कहीं लिखा है कि वो हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करे? क्या लिखा हुआ है? कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट तो है, अगर ए भी गोली मारता है अकेले जाके तो क्रिमिनल एक्ट तो है, मर्डर तो हुआ है ना? एक से ज्यादा इन्वॉल्व है। कॉमन इंटेंशन बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूं बी भी चाहता था मारना और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि बी नहीं कहा ऐसे, चल तू मारा गोली, मैं बिजी हूं आज, और इसी के फर्दरेंस में हुआ। पर कहीं भी नहीं लिखा कि जो एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, 2, 3, 50, वो सबके सब कुछ ना कुछ करें। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो हर एक व्यक्ति है जो कॉमन इंटेंशन का पार्ट है वो खुद से कुछ करे, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो उसका एक्ट की तरफ, क्रिमिनल एक्ट की तरफ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं किसी व्यक्ति को मारना है, उसमें से एक व्यक्ति जाके गोली मार आता है, सफिशिएंट है। अगर कॉमन इंटेंशन प्रूफ होती है कि कॉमन इंटेंशन थी और उसके तहत ही क्राइम किया गया, 5 के 5 को सजा होगी, भले ही किसी व्यक्ति ने कभी बंदूक उठाई भी ना हो। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो ओवर्ट एक्ट वाली जो बात है वो पार्टिसिपेशन वाली बात को हम यहां पे झुटला सकते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर रहा हूं सेक्शन 34, ध्यान से सुनना। सेक्शन 34 के लिए एप्लीकेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहला, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट मतलब कोई भी ऑफेंस। दूसरा, एक से ज्यादा व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन मतलब ऐसी इंटेंशन जो एक से ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। जो भी कुछ किया गया वो फर्दरेंस में होना चाहिए, उस कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।
एक बार जब ये चारों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो हर एक व्यक्ति को उस क्राइम के लिए सजा होगी। वो उस क्राइम की सजा शेयर नहीं करेंगे। मानो मर्डर की सजा है 20 साल और 4 लोगों ने मिलकर किया, तो ऐसा नहीं कि सबको 5-5 साल जेल में रहना, नहीं, हर एक व्यक्ति को 20-20 की सजा होगी। और क्यों होगी? ये लॉजिक क्या है? ऐसा मान लिया जाएगा कि हर एक व्यक्ति ने अपने आप खुद अकेले मर्डर किया था। उस लॉजिक के हिसाब से हर एक व्यक्ति को पूरे क्राइम की सजा दी जाएगी। और बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो हर एक इंडिविजुअल का, कि हर एक व्यक्ति जाके गोली मारे, पर यह बहुत जरूरी है कि कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है तो ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के जेल में डालेंगे, कॉमन इंटेंशन प्रूव होनी चाहिए। अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव्ड है तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर सेक्शन 34 दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो फटाफट से, फटाफट से वाई टाइप करेंगे सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आ रहा है समझ में। चलिए दोस्तों, सेक्शन 34 के बारे में तो सबने सुना होता है, सबने पढ़ा होता है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 35 पे। सेक्शन 35 एक ऐसा सेक्शन है जो इतना पॉपुलर नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 बात करता है दोस्तों 2 चीजों की, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यह बात करता है नॉलेज की और इंटेंशन की, जिसका नेचर है क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब वही है जो मैंने आपको अभी बताया, ऑफेंस होना चाहिए वो, और एक ऐसा एक्ट, मतलब एक्ट इन्वॉल्व है, यहां तो पॉजिटिव एक्ट या ओमिशन, सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ ओमिशन। तो क्या क्या चीजें हैं? एक्ट है, नॉलेज, इंटेंशन है, जिसका नेचर है क्रिमिनल। अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। सेक्शन 35 यूनिक क्यों है ये समझे सबसे पहले। सेक्शन 35 कहता है कि कोई भी एक एक्ट किया गया है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, 34 से डिफरेंस करते चलना। कोई भी एक्ट किया गया है, पर मैं ये नहीं कह रहा ये जो एक्ट किया गया है ये क्रिमिनल एक्ट है। वापस जाओ सेक्शन 34 पे। 34 पे क्या कहा था मैं? एक्ट तो होना ही चाहिए पर वो एक्ट भी क्रिमिनल होना चाहिए, मतलब वो एक्ट ऐसा होना चाहिए जो कोई ना कोई ऑफेंस हो आईपीसी के अंदर या किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर। पर 35 में ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। 35 में बस मैं कह रहा हूं एक्ट होना चाहिए। अब वो क्रिमिनल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, बिल्कुल साधारण सा एक्ट, मेरा यहां पे क्लास में पढ़ाना ये एक्ट है बिल्कुल। तो बस क्या रिक्वायरमेंट है? एक्ट होना चाहिए। एक्ट का मतलब ओमिशन इंक्लूडेड। बात शुरू होती है यहां पे दूसरी रिक्वायरमेंट से। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो एक्ट है भले ही वो नॉर्मल है, भले ही वो क्रिमिनल नहीं है, पर वो जिस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत शांति से सुनना, जिस इंटेंशन के साथ ये एक्ट किया जा रहा है वो क्रिमिनल है। वहां पे क्रिमिनल एक्ट था, यहां पे इंटेंशन क्रिमिनल है। या फिर जिस नॉलेज के साथ, से जिस ज्ञान के साथ, जिस संज्ञान के साथ वो एक्ट किया जा रहा है वो क्रिमिनल है। अभी मैं एग्जांपल देके भी बताऊंगा। अभी जो मैं बस कह रहा हूं, जैसा मैं शब्दों के साथ खेल रहा हूं, उस खेल को समझो। पहला, एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो। दूसरा, वो उस इंटेंशन के साथ किया गया हो जो क्रिमिनल है, या फिर इस नॉलेज के साथ किया गया हो जो क्रिमिनल हो। चौथा, इसमें भी एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसको सेक्शन 34 से अलग बनाता है वो है 5वीं रिक्वायरमेंट। यहां पे कॉमन इंटेंशन नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना, कॉमन इंटेंशन नहीं चाहिए। यहां पे जो नॉलेज और जो इंटेंशन यहां पे बात करी ना, क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन, ये सिमिलर हो। ये शब्द सिमिलर नहीं लिखा हुआ है इसमें सेक्शन में, मैंने खुद से लिखा है आपको समझाने के लिए, पर बिल्कुल सही शब्द है। आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनो, ये जो नॉलेज और जो इंटेंशन जिसकी मैंने अभी बात करी, ये सिमिलर होनी चाहिए,
कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर ये इंटेंशन कॉमन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 34 अप्लाई हो जाएगा। 35 अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, सिमिलर। अगर ऐसा है, अगर ये पांचों रिक्वायरमेंट दोस्तों पूरी हो जा रही हैं किसी भी केस में, तो हर एक व्यक्ति जो ये सिमिलर इंटेंशन और नॉलेज के साथ जिसने ये एक्ट किया है, उसको बराबर की उतनी ही उस ऑफेंस के लिए सजा होगी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शुरू से ध्यान से सुनना। एक एक्ट होता है, जो एक्ट होता है वो इंटेंशन के साथ होता है जो कि क्रिमिनल है, या नॉलेज के साथ होता है जो कि क्रिमिनल है। एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, मानो ए और बी, पर जो इनकी इंटेंशन है दोस्तों वो कॉमन ना होके सिमिलर है। अब सिमिलर और कॉमन में क्या फर्क है? कॉमन का जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप कहीं घर देखने गए थे और 3rd फ्लोर पे आपको एक रूम पे ले जाया गया और बोला गया कि आपका जो टॉयलेट बाथरूम है वो 2nd फ्लोर पे है। आपने पूछा ऐसा क्यों, और आपके लैंडलॉर्ड ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो टॉयलेट बाथरूम है वो कॉमन है। कॉमन मतलब 2nd फ्लोर वाले भी उसको यूज करेंगे और आप भी यूज करेंगे, तो वो कॉमन है। कॉमन का मतलब शेयर करेंगे। पर वहीं आपको 3rd फ्लोर पे ले जाया जाए और आप पूछें कि हमारा टॉयलेट बाथरूम कहां है, तो आपका लैंडलॉर्ड कहे ये रहा सामने। और यहां पे अगर आप कहो उससे कि ये जो हमारा टॉयलेट बाथरूम है ये बिल्कुल सिमिलर है 2nd फ्लोर वाले टॉयलेट बाथरूम से, सिमिलर है मतलब एक जैसा है, देखने में एक जैसा है, उसी कंपनी की उसमें चीजें लगी हुई हैं, उतना ही उसका एरिया है, वैसे ही कलर के टाइल्स लगे हुए हैं, सिमिलर है, कॉमन नहीं है। यहां पे ये सेंस नहीं है कि दोनों एक ही बाथरूम शेयर करेंगे, नहीं, बाथरूम अलग अलग हैं पर एक जैसे हैं। वही बात यहां पे हो रही है। इंटेंशन और नॉलेज ये लोग शेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, पर दोनों की जो इंटेंशन और जो नॉलेज है वो एक जैसी है, सिमिलर है। एग्जाम्पल देता हूं, मानिए जो एक्ट है वो एक्ट है मर्डर का। ठीक है, वही पिछला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो एक्ट है वो है मर्डर का, और वो बिल्कुल पूरी इंटेंशन से किया जा रहा है कि मानो प्लानिंग की गई है कि जो एक्स व्यक्ति है इसका मर्डर करना है। ए व्यक्ति भी सोच रहा है कि एक्स का मर्डर करना है, बी व्यक्ति भी सोच रहा है कि एक्स का मर्डर करना है। ठीक है, तो एक एक्ट है मर्डर का, क्रिमिनल इंटेंशन है। क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज में से कोई एक चीज होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि दोनों। तो एक्ट भी है, क्रिमिनल इंटेंशन भी है, एक से ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व हैं। पर फर्क क्या है, ये जो ए और बी है ये दोनों लोग एक्स को मारना चाहते हैं, पर ये दोनों मिले हुए नहीं है। दोनों की जो इंटेंशन है वो उसको शेयर नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से नहीं कह रहे। ए बी से नहीं कह रहा कि चल एक्स को मारते हैं मिलके, बी ए से नहीं कह रहा चल मिलके मारते हैं, नहीं, दोनों मारना चाहते हैं इंडिविजुअली, पर साथ में मिलकर। उनको हो सकता है कि पता भी ना हो इस बात का। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है और एक्स का मर्डर हो जाता है तो दोस्तों ए और बी दोनों को अलग अलग उस क्राइम की सजा होगी। ठीक है, ए भी मर्डर के केस में जाएगा, बी भी मर्डर के केस में जाएगा। ठीक है, पर अब इस बात को आप चैलेंज कर सकते हो, डाउट कर सकते हो। सुनना, अगर आप सही से दिमाग लगाया होगा तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आना चाहिए। सोचना, 34 के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, 34 के अंदर मैंने कहा था किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कृत्य के लिए हम सजा क्यों दे रहे हैं। जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था कि ए और बी दो लोग थे, उनकी कॉमन इंटेंशन थी कि वो एक्स का मर्डर करेंगे, और ए गया गोली मार के आ गया, बी अपने घर पे ही था। फिर भी मैंने बोला कि ए और बी दोनों को मर्डर की सजा होगी। मैंने क्यों बोला, क्या बिना था? बिना ये था कि वो दोनों मिलके उस व्यक्ति को मारना चाहते थे, उन दोनों के पास कॉमन इंटेंशन थी, इसलिए ए की भी सजा हो, बी की भी सजा हो। पर यहां पे तो कॉमन इंटेंशन है ही नहीं।
यहां पे क्या है, ए व्यक्ति भी मारना चाहता है, बी व्यक्ति भी मारना चाहता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इस पॉइंट को मिस कर दिया तो कितना भी यस यस बोल लो, समझ में नहीं आया आपको। ए व्यक्ति भी मारना चाहता है, बी व्यक्ति भी मारना चाहता है, और इन दोनों व्यक्ति में से सोचो, अगर कोई एक व्यक्ति जाके मार देता है, खाली ए जाके गोली मार देता है एक्स को, तो बी को किस बिना पे सजा दोगे? ना तो उसने खुद से कोई क्राइम किया है, वो तो अपने घर पे बैठा था, और ना ही वो कॉमन इंटेंशन शेयर करता था ए के साथ। तो हम ये कहते हैं कि ए मार के आया है, इसलिए बी को भी सजा दे दो। किस बिना पे सजा दे रहे हो बी को? समझ पा रहे हो? घूम रहा है दिमाग कि क्या हो रहा है, ये बी के साथ तो गलत हो जाएगा ऐसे। सोचो, दिमाग लगाओ। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे सेक्शन 35 के अंदर जो एक्ट किया जा रहा है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ, यह बहुत जरूरी है कि दोनों का पार्टिसिपेशन एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। बहुत बहुत ध्यान से सुनो, पार्टिसिपेशन का रोल आ जाएगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन है नहीं जिसके बिना पे आप एक व्यक्ति के पचड़े में लाके दूसरे को सजा दे दो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ए और बी दोनों का समन्वय हो, दोनों का पार्टिसिपेशन हो, पर यह जरूरी नहीं है कि वो दोनों इस बात को मिलके करें। एग्जाम्पल देता हूं, समझना ध्यान से। मानो एक्स व्यक्ति को मारना है, और ए और बी व्यक्ति दो लोग हैं जो दोनों एक्स को मारना चाहते हैं, ठीक है। पर ये ए और बी जो दो व्यक्ति हैं, ये मिलके काम नहीं कर रहे, अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, पर दोनों का एम यही है कि वो एक्स को मारना चाहते हैं। हो सकता है ए बी को ना जानता हो, बी ए को ना जानता हो। ऐसी सिचुएशन में अगर हमको सेक्शन 35 अप्लाई करके दोनों को सजा देनी है, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कि मानो ए गया और ए ने एक्स को जहर दे दिया। ध्यान से सुनना, ए गया और ए ने एक्स को जहर दे दिया, और बी बाद में गया और एक्स उस टाइम पे उस जहर की वजह से बहुत तड़प रहा था। बी चाहता तो उसको क्या कर सकता था, बचा सकता था, बट बी ने ना बचा के उल्टा क्या किया, जब वो तड़प रहा था उसके गर्दन पे चाकू से वार कर दिया, जिसकी वजह से हो गई एक्स की मौत। दोनों ही मारना चाहते थे, ए भी बी भी। ए ने उसको जहर दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती थी, मौत हो ही रही थी तब तक बी ने आके उसके गले पे भी वार कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरा ही मर गया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये जो दोनों की इंटेंशन है, ये कॉमन इंटेंशन तो नहीं है पर सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? ए भी मारना चाहता है दोस्तों, बी भी मारना चाहता है, पर वो बात पूरी भी हो रही है, पर वो कॉमन इंटेंशन के तहत नहीं, सिमिलर इंटेंशन के तहत हो रही है। एक और एग्जांपल देता हूं, मानो दोनों ही लोग हैं, एक्स को मारना चाहते हैं, एक भी मारना चाहता है, बी भी मारना चाहता है, पर ये दोनों मिलके काम नहीं कर रहे हैं। मानो कोई जहर आता है जिसको अगर किसी व्यक्ति को मारना है उस जहर से, मानो जहर का नाम है जेड, उसकी 2 डोसेस देना जरूरी है, एक सुबह दो, एक शाम को दो। जब ये 2 डोज पूरी होंगी तब किसी की जाके डेथ होगी। ऐसी सिचुएशन है। तो ए गया, ए ने सुबह जाके एक्स को 1 डोज दे दी और उसने सोचा कि मैं शाम को आऊंगा और दूसरी डोज दे दूंगा, एक्स मर जाएगा। पर इसी बीच बी ए के आने से पहले, शाम को ए के दूसरी डोज देने से पहले बी वहां पहुंच गया और बी ने भी 1 डोज दे दी जहर की। उसे पता नहीं कि ये उसे डोज दे गया है पहले से। यहां ए और बी मिलके काम नहीं कर रहे, ए ने पहली डोज दे दी, बी ने दूसरी डोज दे दी। डोजों की वजह से क्या हो गया? एक्स की डेथ हो गई। तो क्या होगा? इस पे सेक्शन 35 अप्लाई होगा। क्यों? दोनों क्रिमिनल इंटेंशन के तहत एक्ट कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और दोनों की जो इंटेंशन है वो एक्स को मारने की है, पर दोनों मिलके काम नहीं कर रहे, तो उनकी इंटेंशन क्या है? सिमिलर है। अगर ऐसा होगा तो ए जिसने पहली डोज दी और बी जिसने दूसरी डोज दी,
दोनों का अफेक्ट क्या हुआ? मर्डर। दोनों को सजा होगी मर्डर को। ए को भी जाना पड़ेगा जेल जितनी मर्डर की सजा बनती है, बी को भी जाना पड़ेगा जेल जितनी मर्डर की सजा बनती है। अगर दोस्तों समझ में आ गया सेक्शन 35 तो बाई टाइप कर दीजिए। अगर अभी भी थोड़ा डाउट है तो जब वीडियो आ जाएगी इसको बैक करके दोबारा देखिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 36। जो सेक्शन 36 है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। आज के जो सेक्शन है इंटरेस्टिंग बहुत है, बट उनको समझना बहुत जरूरी है। वो जो थ्रेड है ना उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, उसको पकड़ लिया आपका काम खत्म है बच्चे। आइए सेक्शन 36 भी देख लें। सेक्शन 36 ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करता है जिसमें आधा भाग तो एक्ट है और आधा भाग ओमिशन है। कोई एक क्राइम हुआ है और जो क्राइम हुआ है वो किसका रिजल्ट है? आधा कंट्रीब्यूशन उसमें किसी एक्ट का था, मतलब पॉजिटिव एक्शन का था, और आधा कंट्रीब्यूशन उसमें ओमिशन का था, मतलब कुछ करना चाहिए था किसी व्यक्ति को, उसने वो चीज नहीं की, उसकी वजह से वो क्राइम हो गया। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 30 के लिए कि इफेक्ट होना चाहिए, मतलब रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट का मतलब है कि कोई क्राइम होना चाहिए, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, किडनैपिंग हो गई, तो कोई भी क्राइम होना चाहिए इन दी रिजल्ट। जो ये क्राइम हुआ है ये हमेशा कॉम्बिनेशन की वजह से होना चाहिए। किसका कॉम्बिनेशन? एक्ट का और ओमिशन का। एक्ट और ओमिशन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना तब जाके कोई क्राइम हुआ, जैसे कि मर्डर, थेफ्ट और किडनैपिंग। जब ऐसी सिचुएशन होगी एक्ट और ओमिशन के कॉम्बिनेशन की वजह से कोई क्राइम हो रहा होगा, तब उस पे सेक्शन 36 अप्लाई होगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। मानो ओमिशन का पहले ले लो। मानो एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, रोज इनमें लड़ाई झगड़ा होता है, डाइवोर्स भी नहीं हो पा रहा और बहुत ज्यादा परेशान हो गया। हस्बैंड ने सोचा चलो वाइफ को रास्ते से हटा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। तो उसने पहले क्या किया? खाना देना बंद कर दिया अपनी वाइफ को, खाना ही नहीं दिया। 2 दिन हो गए खाना ही नहीं खाया बेचारी ने कुछ। शी इज एट दी बिल्कुल वो मरने वाली स्थिति पे आ गई है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। वहीं उसे एकदम से गुस्सा आ गया किसी बात पे, वाइफ ने कुछ बोल दिया या उसे एकदम से कुछ हो गया और उसने उसकी पिटाई भी कर दी, ऐसी कमजोरी की हालत में जब उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ है? ओमिशन हुआ है, खाना नहीं दिया गया और उसके ऊपर क्या हुआ? पिटाई भी कर दी। दोनों की वजह से क्या हो गया? एक तो इतनी भूखी थी, इतनी कमजोर थी, और ऊपर से कुछ किसी तेज डंडे वंडे से मार दिया, जिसकी वजह से क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ का मतलब क्या है? मर्डर हो गया। मर्डर क्या है? यहां पे इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है। और ये किसकी वजह से आया है? कॉम्बिनेशन की वजह से आया है, एक एक्ट के और एक ओमिशन के। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है जिसपे सेक्शन 36 अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। सेक्शन 36 दोस्तों ऐसी सिचुएशन के बात करता है जिसमें कोई भी क्राइम किया गया है, जिसमें आधा हाथ तो किसी पॉजिटिव एक्शन का है और आधा हाथ ओमिशन का है। कोई भी रिजल्ट जो कॉम्बिनेशन से बना है, एक एक्ट के एक ओमिशन के, जैसे कि किसी को लंबे समय तक खाना ना देना और ऐसी कमजोरी की हालत में उसकी पिटाई कर देना। तो जो फाइनली जो डेथ होगी, जो मर्डर होगा, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, उसका खाना ना देने की वजह से उसकी कमजोर शरीर और उसके ऊपर पिटाई। तो ये जो इफेक्ट आया मर्डर, इस पे सेक्शन 36 बिल्कुल लागू होगा और जिस भी व्यक्ति ने ये किया है उसको सजा होगी। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में डालते हैं। ये बात समझ में आ गई तो वाई टाइप करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इंटरेस्टिंग सा। फटाफट से वाई टाइप करो अगर बात समझ में आ गई है तो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं कि हम इसे ग्रुप लायबिलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक हस्बैंड मारना चाहता है अपनी वाइफ को, परेशान है, वो उसको खाना नहीं दे रहा, उसके ऊपर उसकी पिटाई कर दी, तो ये तो एक ही व्यक्ति ने किया, तो यहां पे ग्रुप लायबिलिटी का क्वेश्चन नहीं अराइज होता। मानो सिचुएशन थोड़ी अलग है। मानो कि वही हस्बैंड है जो बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी मम्मी है
मदर है, मतलब जो वाइफ है उसकी मदर इन लॉ है। तो क्या हुआ, दोनों ही परेशान थे इससे, वाइफ से। उन्होंने डिसाइड किया यार इसको रास्ते से हटाओ। तो जो मदर इन लॉ थी उन्होंने अपनी बहू को खाना नहीं दिया। हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ था बहुत टाइम से, 2-3 दिन हस्बैंड घर पे नहीं था, उन्होंने 2-3 दिन वाइफ को खाना ही नहीं दिया, अपनी बहू को खाना ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। जब हस्बैंड घर वापस आया 2-3 दिन बाद, तो उसने देखा कि जो ये वाइफ है ये शिकायत कर रही है अपनी सास की, उसकी माँ की, कि देखो तुम्हारी माँ ने मुझे 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। इस पोजीशन में हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया अपनी वाइफ पे, और ऐसी कमजोरी की हालत में उसकी पिटाई भी कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस वाइफ की क्या हो गई, डेथ हो गई। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या है, मां का खाना ना देना ओमिशन, और हस्बैंड की पिटाई करना एक्ट, पॉजिटिव एक्ट। दोनों की वजह से क्या हुआ है, मर्डर। रिजल्ट क्या हुआ है, मर्डर। सेक्शन 36 अप्लाई होता है। सासू मां और बेटा अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छे से चक्की काटते हुए गुजारेंगे। क्लियर है भाई? अब सब बिल्कुल समझ में आ गया। सेक्शन 36 भाई दबा दो फटाफट से। क्लियर है? जल्दी जल्दी बच्चे, टाइम की कमी है, फटाफट। सेक्शन 37 पे आ जाओ। आज हमारे 2 केस हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको फोर्स कर रहा हूं कि क्विकली करें। आइए सेक्शन 37 पे, अगला सेक्शन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन को प्रोवाइड करता है। ये बात करता है वन ऑफ सेवरल एक्ट्स। वन ऑफ सेवरल एक्ट्स का मतलब क्या है? मानिए कोई एक ऐसा क्राइम है, कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसको करने के लिए कई सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। यहां फिर कोई एक ऐसा क्राइम किया गया जिसको टुकड़ों में किया गया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4 स्टेप। अगर कोई भी व्यक्ति उन स्टेप्स में से या उन टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा करता है, कोई एक स्टेप करता है, तो क्या उसको उस ऑफेंस की सजा होगी या नहीं? मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं। मानिए क्राइम है मर्डर का, और मर्डर करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्टेप 1 to 6 में से खाली 4th स्टेप किया था। मानिए एक्स पर्सन है, इसने खाली 4th स्टेप किया था। बाकी के जो स्टेप थे 1, 2, 3, 5, 6 किसी दूसरे व्यक्ति ने करे थे, वाई ने। क्या इस सिचुएशन में एक्स को मर्डर की सजा हो सकती है या नहीं? यह सवाल है सेक्शन 37 के अंदर। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। सेक्शन 37 में यह बहुत जरूरी है कि जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है, वो एक है। मर्डर है, थेफ्ट है, किडनैपिंग है, जो भी है एक क्राइम है। ठीक है? और वो क्राइम इस तरीके से किया गया है, टुकड़ों में, पार्ट्स में किया गया है। जैसे अगर मर्डर किया गया है तो कैसे किया गया है कि किसी व्यक्ति ने पहले चाकू लिया और चाकू से एक दूसरे व्यक्ति के पैर पे घाव किया। ठीक है? एक दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति के हाथ पकड़ रखे थे। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसी चाकू से उसके हाथ पे वार किया। और चौथे आदमी ने क्या किया, उस व्यक्ति के पीठ पे या फिर चेस्ट पे वार किया। उसकी जो व्यक्ति की डेथ हुई वो खून बह जाने की वजह से हुई। यहां पे जो पहला व्यक्ति है जिसने उसके खाली पैर पे वार किया, जो दूसरा व्यक्ति है जिसने उसके हाथ पकड़े, जो तीसरा व्यक्ति है जिसने उसके हाथ पे वार किया, और जो चौथा व्यक्ति है जिसने उसकी छाती पे वार किया, ये 4 अलग अलग एक्ट्स की वजह से, स्टेप्स की वजह से रिजल्ट आया है, ऑफेंस हुआ है मर्डर का। तो सवाल ये उठता है, वो जो पहला व्यक्ति जिसने खाली हाथ पे घाव किया, वो जो दूसरा व्यक्ति जिसने केवल पैर पे घाव किया, वो तीसरा व्यक्ति जिसने केवल हाथ पकड़े, या चौथा व्यक्ति जिसने केवल छाती पे वार किया, क्या ये चारों को मर्डर की सजा होगी या फिर खाली छाती पे मारने वाले को होगी? क्योंकि उसका जो इंपैक्ट है वो सबसे खतरनाक रहा होगा। तो अगर किसी ऑफेंस को करने में कई स्टेप्स हुए, कई टुकड़ों में हो पाया, जिनके
मिले जुले रिजल्ट की वजह से वो क्राइम हुआ, ऐसी सिचुएशन में क्या हर कोई व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट करता है, चाहे छोटा सा भाग हो, चाहे केवल हाथ पकड़ना हो, क्या उसको सजा होगी? ये सवाल आता है दोस्तों सेक्शन 37 के अंदर। तो 37 कहता है कि क्राइम एक ही है, पर वो क्राइम जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, अब कोई जो व्यक्ति है उसने एक या एक से ज्यादा टुकड़े उसके करे हैं। ठीक है, और ये जो टुकड़े करे हैं ये हो सकता है उसने अकेले करे हो या बाकी लोगों के साथ मिलके करे हो। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। मानिए होता है चोरी, ठीक है, थेफ्ट का क्राइम है। थोड़ा सा एग्जांपल बदलते हैं, मर्डर थोड़ा दिमाग भी क्रिमिनल हो रहा है। ठीक है, थेफ्ट का लेते हैं। चोरी करनी है किसके घर पे? एक्स के घर पे। ठीक है, एक्स के घर पे चोरी करनी है। अब 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। ए ने क्या किया? जो मेन गेट था उसका लॉक तोड़ दिया। बी ने क्या किया? सीढ़ी लाया, आयरन वाली सीढ़ी लाया जिससे सी और डी अंदर चढ़ पाए, तो स्टेयर्स लेके आया। ठीक है, और सी ने क्या किया? अंदर जाके जो वो तिजोरी थी उसका लॉक तोड़ दिया। और डी ने क्या किया? सारा पैसा बाहर निकाल लिया, पैसा निकाल लिया बाहर। हुई एक ही क्राइम है। क्या क्राइम हुआ है? चोरी का। ए का लॉक तोड़ना, बी का सीढ़ी लाना, तीसरा का तिजोरी तोड़ना और चौथे का पैसा निकालना। ये इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, जिनको मिला दें तब जाके वो चोरी का क्राइम बन रहा है। क्या ऐसी सिचुएशन में ए को भी चोरी की सजा होनी चाहिए, बी को भी चोरी की सजा होनी चाहिए, सी को भी चोरी की सजा होनी चाहिए, डी को भी चोरी की सजा होनी चाहिए, या फिर केवल डी को होनी चाहिए क्योंकि पैसे तो तिजोरी से उसी ने निकाले, या केवल सी और डी को होना चाहिए क्योंकि सी ने तिजोरी तोड़ी और डी ने निकाला? यह सवाल है सेक्शन 36 के अंदर। ठीक है, अगर सेक्शन 36 अप्लाई होता है तो ए को भी सजा होगी बच्चों, बी को भी सजा होगी, सी को भी सजा होगी और डी को भी सजा होगी। पर यह बहुत जरूरी है सेक्शन 37 को अप्लाई करने के लिए, चारों को सजा देने के लिए, कि इन चारों के बीच कॉपरेशन हो। मतलब जब ए ताला तोड़ रहा था उसे पता हो कि बी सी डी अंदर जाने वाले हैं, जब बी सीढ़ी लगा रहा था तो उसे पता था कि सी डी अंदर जाके तिजोरी तोड़ने वाले हैं, सी जब तिजोरी तोड़ रहा था उसे पता था कि इसको तोड़ने के बाद डी पैसा निकाल लेगा। सो देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ कॉपरेशन। मतलब जितने भी लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल एक्ट्स करे हैं किसी भी क्राइम के, वो सोच समझ के करे हों, अनजाने में ना करे हों, और उनका पर्पस कॉपरेशन हो, एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से सांठ गांठ के तहत एक दूसरे को किसी क्राइम को पूरा करने के लिए, कॉपरेट करने के लिए करे गए हों, तब जाके दोस्तों सेक्शन 37 अप्लाई होता है। और जैसे कॉपरेशन आएगा तो कॉपरेशन का सवाल तभी आएगा जब सबके दिमाग में इंटेंशन होगी। क्या करने की? थेफ्ट करने की। बिना इंटेंशन के तो कॉपरेशन आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 37 अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या चाहिए? ध्यान से सुन लो, ऑफेंस हमेशा एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो ए बी सी डी थे ये चारों अलग अलग ऑफेंस कर रहे हो। ऑफेंस हमेशा टोटल रिजल्ट होना चाहिए सारे एक्ट्स का मिला के। ठीक है, तो ऑफेंस हमेशा एक होना चाहिए, और वो ऑफेंस ऐसा होना चाहिए या ऐसे तरीके से किया हो जो टुकड़ों में बटा हो, इंडिविजुअल एक्ट्स में बटा हो। उस टुकड़ों का कोई भी व्यक्ति एक या एक से ज्यादा टुकड़े करता है, चाहे वो उन टुकड़ों को अकेले कर रहा हो चाहे औरों के साथ मिलके कर रहा हो। जैसे कि जो ए ने गेट का ताला तोड़ा था, मेन गेट का ताला तोड़ा था, हो सकता है वो ए ने अकेले तोड़ा हो या ए ने एक्स के साथ मिलकर तोड़ा हो या जेड के साथ मिलकर तोड़ा हो। तो अगर किसी के साथ मिलके भी कोई इंडिविजुअल एक्ट किया है तो भी 37 अप्लाई होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, कॉपरेशन होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं तो क्या होगा? सेक्शन 37 अप्लाई हो जाएगा। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं जो आपके स्टैट्यूट में दिया गया है। मानिए एक जहर है, मानिए इंटेंशन है
उन्हीं व्यक्तियों की, जो ABCD है ना, बहुत बदमाश व्यक्ति हैं, चोरी भी करते फिरते हैं और मर्डर भी करते फिरते हैं। इन्होंने प्लान किया कि एक्स का मर्डर करना है और ये जहर लेके आए। इन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि ऐसे मर्डर करेंगे कि पता ही ना चले किसी को, ठीक है। और ऐसा जहर लेके आए जिसका ऑटोप्सी वगैरह में ट्रेस नहीं मिलेगा, पर उसकी शर्त यह है कि उस जहर के बार बार डोज देने पड़ेंगे, रिपीटेड देना पड़ेगा, एक बार से कोई व्यक्ति मरेगा नहीं। तो एक डोज दी ए ने, दूसरी, मानो 4 डोज चाहिए थी किसी व्यक्ति को मारने के लिए। पहली डोज दे दी ए ने, दूसरी दे दी बी ने, तीसरी दे दी सी ने, चौथी दे दी डी ने। और जैसे ही चौथी डोज पहुंची, एक्स का हो गया राम राम सत्य। तो क्या हुआ है? मर्डर हुआ है। ऑफेंस क्या हुआ है? एक ही है। इंडिविजुअल एक्ट्स रिक्वायर कर रहा था, पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, चौथी डोज, सबने मिलके किया है और सबके पास कॉपरेशन और सबने इंटेंशन के साथ किया है। तो 37 अप्लाई बिल्कुल होता है। ए को भी एक्स के मर्डर की सजा मिलेगी, भले ही उसने एक ही डोज दी थी और एक डोज सफिशिएंट नहीं थी मर्डर करने के लिए, 4 चाहिए थी। बी को भी सजा होगी मर्डर की, वही लॉजिक। सी को भी होगी और डी को भी होगी। ऐसे ही खाना ना देना, मानो किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए कम से कम चाहिए कि उसको 4 दिन तक बिल्कुल खाना ना दिया जाए। तो अब ये सोच रहे हैं कि एक्स को अब किसी नए स्टाइल से मारते हैं। अब इन लोगों ने एक्स को तो मार दिया, अब इन्हें वाई को मारना है। तो ये ABCD ने बोला वो जहर से मारने का तरीका हो गया पुराना, अब इसको भूखा मारते हैं। तो वाई को मारने के लिए उसको रखना है 4 दिन भूखा, लगभग। इन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि कितने दिनों में आदमी मर जाता है, उसने कहा 4 में मर जाएगा। तो पहले दिन ए ने खाना नहीं दिया, बी ने दूसरे दिन खाना नहीं दिया, उसको पकड़ लाए हैं, रूम के अंदर बंद कर रखा है, और तीसरे दिन सी ने खाना नहीं दिया, चौथे दिन डी ने खाना दिया। एक दिन ना खाना देने से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता, पर फिर भी चारों को मर्डर की सजा होगी, क्योंकि ऑफेंस एक है, इंडिविजुअल एक्ट्स है, कॉपरेशन है, इंटेंशन है, और जो टोटल इंपैक्ट है चारों के एक्ट का वो है मर्डर। तो चारों को सजा होगी किस लॉजिक से? 37 के लॉजिक से। बताइए दोस्तों, 37 समझ में आया आप सभी को? 37 क्लियर है दोस्तों? 37 क्लियर है सबको? फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट, बहुत अच्छा बोला। ठीक है। किसी बच्चे ने शायद पूछा था कि सर 34 और 37 में फर्क क्या है, और बहुत वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि काफी एक जैसे लगते हैं। फर्क है 37 में सबको बराबर सजा देने का, उस क्राइम के लिए सजा देने का लॉजिक क्या है कि उसने एक किसी इंडिविजुअल एक्ट को किया है, और वो इंडिविजुअल एक्ट पार्ट था किसके? पूरा किसी ऑफेंस को पूरा करने का। जैसे कि ABCD जब एक एक करके डोज दे रहे थे तो उसने एक इंडिविजुअल एक्ट किया है, और उसका एक इंडिविजुअल एक्ट ने कंट्रीब्यूट किया था टोटल रिजल्ट पे, एक्स के मर्डर पे। पर दोस्तों सेक्शन 34 में इस सब की जरूरत नहीं है। सेक्शन 34 में इंडिविजुअल एक्ट होना हो, बस देखेंगे कि कॉमन इंटेंशन थी नहीं थी। अगर कॉमन इंटेंशन थी तो बात वहीं खत्म होती है। मानो ए है, बी है, सी है और डी है, और चारों मारना चाहते हैं एक्स को, और इन्होंने सोचा कि जहर की क्या ऐसा घटिया वाला जहर लेके आ रहे हो कि 4 डोज देनी पड़ रही है, ऐसा जहर लेके आओ, 1 डोज दे खत्म। चारों ने प्लान किया एक्स को मारेंगे, और पर जहर खाली ए ने दिया। चारों मारना चाहते थे, चारों कॉमन इंटेंशन भी शेयर करते थे, पर जहर देने खाली ए गया, और ए के जहर देने से एक्स मर गया। तो 34 लगेगा। 34 के हिसाब से ए को भी मर्डर की सजा होगी, बी को भी होगी, सी को भी होगी, डी को भी। इनने कोई डोज नहीं दी, कुछ नहीं किया बेचारों ने, बस प्लानिंग करी, साथ में कॉमन इंटेंशन शेयर करी मारने की, और ये जेल चले जाएंगे। पर यहां पे आपको इंडिविजुअल एक्ट्स करने पड़ रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो 34 कहीं ज्यादा खतरनाक है। सब समझ में आ गया? फर्क समझ में आ गया? नहीं, कॉपरेशन और कॉमन इंटेंशन दोनों अलग चीज हैं। कॉपरेशन का मतलब हर एक एक्ट जब व्यक्ति वो कर रहा है, जो वो करने की प्लानिंग करी थी उसने, वो ये सोच समझ के कर रहा है कि टोटल रिजल्ट वो क्या प्रोड्यूस करना चाहता है। देखो बहुत सिमिलर हैं, दोनों ओवरलैपिंग भी हैं, बिल्कुल 100% अलग करना 34 को और 37 को पॉसिबल नहीं है, पर मोटा मोटा फर्क है, उसको पकड़ के चलेंगे। ठीक है,
आ जाओ 38 पे आ जाओ। 38 आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। 38 में बात होती है ऐसी सिचुएशन की जो क्रिमिनल एक्ट है दोस्तों, जो क्रिमिनल एक्ट है वो तो सेम है, मतलब क्रिमिनल एक्ट तो एक ही है, पर जो ऑफेंसेस कमिट हुए वो अलग अलग हैं। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, ये सर क्या बोल रहे हो, पर सुनो, क्रिमिनल एक्ट सेम है पर जो ऑफेंस है वो अलग अलग है। वो कैसे होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहला, एक ही क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, मतलब एक ही रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट मतलब क्या, वही मर्डर है, थेफ्ट है, किडनैपिंग है, रॉबरी है, जो भी आप लेना चाहो। और इसके लिए 38 के लिए ये जरूरी है कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, ठीक है, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों। तीसरी जो बात है ये थोड़ी सी अटपटी है, वो ध्यान से सुनना। क्राइम तो यही है, मतलब जो एक्ट है, जो रिजल्ट है वो यही है, पर जो लोग इन्वॉल्व थे एक से ज्यादा, उन्होंने जो ऑफेंस करे हैं वो अलग अलग हैं। सुनते जाना, ठीक है, सर में दर्द होगा पर सुनते जाना, क्योंकि उन्होंने ऑफेंस अलग करे हैं इसलिए उनको सजा भी बच्चे अलग अलग ही होगी। सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मानिए किसी केस में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि एक्स व्यक्ति है, उसकी हो गई मौत, एक्स डाइड, ठीक है, ये रिजल्ट है, ठीक है। एक्स की मृत्यु के पीछे मानो दो लोगों का हाथ है, ए का और बी का, दो लोगों की वजह से एक्स की डेथ हुई है, तो एक से ज्यादा इन्वॉल्व है। पर जो ए ने ऑफेंस किया है वो अलग है और बी ने ऑफेंस किया है वो अलग है। ऐसा क्यों है और ऐसा कब हो सकता है? मैं कह रहा हूं दोनों ही हैं एक्स की डेथ की वजह, पर दोनों ने ऑफेंस अलग किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ए ने तो किया है मर्डर, सुनना, ए ने किया है मर्डर, जब एक्स को मारा तो ए ने किया है मर्डर, पर जब बी ने, या बी की वजह से जब एक्स की मृत्यु हुई, बी ने क्या किया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ए ने किया मर्डर, बी ने किया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आप इसका मतलब समझते होंगे। मर्डर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति पूरी इंटेंशन के साथ किसी को मारता है, उसको बोलते हैं मर्डर। पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी की वजह से, पर वो मर्डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो की है पर जिस सिचुएशन में वो डेथ करी गई है, वो जो सेक्शन 300 के अंदर 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक्सेप्शन का उसको फायदा मिल रहा है। मैं समझाता हूं। मानिए ए ने तो पूरा सोच समझ के, पूरा डिसाइड करके वो घर से निकला था कि आज तो मैं एक्स को मार के जाऊंगा घर पे। तो ए ने तो पूरा सोच समझ के एक्स की डेथ करी है, पूरा एक्स का मर्डर किया है सोच समझ के। पर जो मेरे बी भाई साहब हैं, बी सोच समझ के घर से नहीं आए थे। असल में हुआ क्या कि ये बी और ए और एक्स तीनों लोग एक होटल में खाना खा रहे थे। ए घर से सोच के आया था कि मैं आज एक्स को मारूंगा, पर जो बी और एक्स थे उनमें आपस में किसी बात पे हो गया झगड़ा। एक्स ने किसी बात पे उसको प्रोवोक कर दिया, एक्स ने मानो कमेंट कर दिया बी पे, बी की पर्सनैलिटी पे या बी की वाइफ पे या बी की फैमिली पे, जिसकी वजह से बी को क्या हो गया? ग्रेव प्रोवोकेशन हो गया, मतलब बहुत तेजी से गुस्सा आ गई। और बी ने क्या किया? एक्स के सर पे मार दिया डंडा। और ए तो सोच के ही आया था कि मुझे मर्डर करना है, ए ने भी एक्स के सर पे मार दिया डंडा। और क्या हुआ? एक्स की डेथ हो गई। इस सिचुएशन में दोस्तों मारा दोनों ने एक एक डंडे हैं, बी ने भी एक डंडा मारा, ए ने भी एक डंडा मारा, पर ए को सजा होगी सेक्शन 302 के अंदर मर्डर के लिए, पर बी को सजा होगी सेक्शन 304 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि बी ने उसको मारा ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से। एक्स ने जो बी को गुस्सा दिलाई उसकी फैमिली पे कमेंट करके, इसकी वजह से मारा। इसलिए बी ने जो डंडा मारा है जिसकी वजह से एक्स की मृत्यु हुई है, उसको मर्डर ना बोल के दोस्तों कल्पेबल होमिसाइड में बोला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ए को तो कहीं ज्यादा सजा होगी पर बी को उससे कम सजा होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो ए को 20 साल की हुई और बी को
ए को 20 साल की हुई और बी को 10 साल की हुई, तो ये हो सकता है। कृत्य वही है, रिजल्ट वही है, एक्ट वही है, पर ऑफेंस अलग अलग कमिट हुए हैं, और ऑफेंस अलग अलग कमिट हुए हैं तो ऑब्वियसली पनिशमेंट भी अलग अलग मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर आपका दिमाग अभी भी काम कर रहा है तो सेक्शन 38 समझ में आया कि नहीं? और ऑनेस्टली बताना बच्चे, समझ में आया या नहीं? ठीक है, जो बच्चे एक दो बच्चे नो टाइप कर रहे हैं उनके लिए एक और एग्जाम्पल, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद मैं नहीं देने वाला एग्जाम्पल। ठीक है, फिर से सुनाना, फिर से सुन लो कहानी एक और। मानिए बच्चे दो लोग हैं, ए है और बी है, ये दो लोग हैं, और एक व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, मतलब जिसको मारा गया है, वो है एक्स। एक्स को हमने आज कितनी बार मारा है? अब ये जो ए है ये बहुत बदमाश टाइप का बंदा है, ये एक्स से हमेशा से चिढ़ता है। मानो ए की गर्लफ्रेंड से एक्स ने शादी कर ली थी, तो ए तो पहले से चिढ़ा हुआ बैठा हुआ है। तो ए आज घर से सोच के आया है, घर से अपनी जेब में लेके आया है वो चाकू, कि एक्स में तो आज मैं मार दूंगा एक्स को। तो एक्स जो ए है वो तो भैया पूरा तैयारी से आया है, इंटेंशन के साथ। पर जो बी है वो बेचारा, उसे ऐसा कुछ नहीं पता, बी तो बेचारा बस डिनर करने आया था एक रेस्टोरेंट में। अब ये ए बी और एक्स पुराने दोस्त हैं, तीनों मिले, तीनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं। ए की जेब में चाकू है और वो इंतजार कर रहा है कि कब मैं एक्स में मार दूं। इसी बीच क्या होता है कि एक्स पता नहीं शराब पी लेता है, बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, और वो शराब पी के अपना जो कंट्रोल है उसको लूज कर देता है, और वो इतना नशे में हो जाता है कि एकदम से वो एक कांच की बोतल फोड़ता है शराब की, और उसको लेके बी के पीछे भागता है। वो कर तो मजाक रहा होता है, पर बी को ऐसा कुछ अंदाजा नहीं होता, और बी एकदम से मुड़ के देखता है और वो देखता है कि वो चाकू वो लेके, क्या नाम है, फूटी हुई बोतल लेके वो उसकी बी की तरफ भाग रहा है। बी डर जाता है, और बी डर के मारे क्या करता है, वहां से दूसरी बोतल कांच की लेके उसको फोड़ के उसके पेट में मार देता है। किसके पेट में मार देता है? एक्स के पेट में मार देता है। और इस बात का फायदा उठा के ए क्या करता है, ए भी पीछे से चाकू मार देता है एक्स के। तो बी ने आगे से बोतल मार दी, ए ने पीछे से चाकू मार दिया। रिजल्ट क्या है? एक्स मर गए। रिजल्ट तो यही है कि बेचारे एक्स की तो हो गई डेथ। आज हमारे दिन में लगभग 6वीं या 7वीं बार एक्स की हो गई डेथ। पर जो ऑफेंस करा ए ने और बी ने, वो दोनों अलग अलग हैं। ए ने करा है मर्डर, और ए जाएगा लंबा जेल के अंदर। पर जो हमारा बी है, उसने, हो सकता है अगर उसका केस सही से लड़ा जाए तो सेल्फ डिफेंस में गिर जाए और उसको कोई सजा ना हो। पर हो सकता है कि उसे सजा हो, पर मर्डर की ना हो के कल्पेबल होमिसाइड की हो। ठीक है, तो क्या हुआ? कृत्य वही, क्या? उसका एक्स की मृत्यु, पर ए ने उसको पूरा सोच समझ के चाकू मारा, इसलिए उसने मर्डर, और बी ने बेचारे ने सेल्फ डिफेंस में या प्रोवोकेशन में बोतल मारी, इसलिए यहां तो कल्पेबल होमिसाइड, यहां सेल्फ डिफेंस के अंदर वो पूरी तरीके से बच जाएगा। ठीक है, तो कृत्य वही, डिफरेंट ऑफेंसेस, डिफरेंट पनिशमेंट्स। ये है दोस्तों यूनिक सिचुएशन सेक्शन 38 की। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गई होगी। आ गई है तो फटाफट वाई टाइप करो, फटाफट वाई टाइप करो। अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं। एक ही केस करा पाऊंगा बच्चे, दो नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। आज का जो केस है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा, उसका नाम है महबूब शाह और एम्परर। और इस केस को पढ़ाने का पर्पस ये है कि सेक्शन 34 समझाने को आपको ये मदद करता है, और सेक्शन 34 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये दोस्तों काफी पुराना केस है, 1945 का केस है, पर आज भी सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है 34 का। और ये प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है, मतलब आजादी से पहले का है, तो प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है ये।
इसमें हमको पता चलेगा कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या फर्क होता है, और ये बहुत बड़ी लड़ाई रही है हमेशा से कि कॉमन इंटेंशन क्या, सिमिलर इंटेंशन क्या। फैक्ट्स क्या है, हुआ क्या दोस्तों, दो लोग थे ए और बी, वो इलीगली एक लैंड में घुस गए, एक जमीन में उन्होंने एंटर कर दिया, ट्रेसपास कर दिया ए और बी ने बिना परमिशन के, इलीगल तरीके से, और उन्होंने एंटर भी किया और साथ के साथ कुछ प्रॉपर्टी भी ले जाने की कोशिश करी। सीधे सीधे फैक्ट बताऊं तो वो रीड होती है ना, घास टाइप की एक चीज होती है, पौधा टाइप का, उसको काट के ले जाने लगे किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन से। तो क्या हुआ, वो उस प्रॉपर्टी को ले जाने लगे ट्रेसपास करके। जो सी व्यक्ति था, जो उस जमीन का मालिक था, उसने उसको इंटरफेयर किया, उसने चिल्लाया कि मत करो ऐसा। इस बात पे क्या हुआ, ए और बी और सी में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। सी जो है वो बेचारा उम्र में छोटा था, वो तेजी से चिल्लाया, तो इसको चिल्लाहट को सुन के डी और ई जो सी के फैमिली के मेंबर हैं वो उसको बचाने के लिए भागे, और डी बंदूक के साथ भागा, और डी ने गुस्से में क्या कर दिया, जो ए व्यक्ति था, यहां पे लिख देता हूं, जो डी व्यक्ति था उसने क्या कर दिया, ए को गोली मार दी, जिससे क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और डी और ई जो है वो दोनों ही साथ साथ घर से भागे थे सी को बचाने के लिए। सी को बचाने के लिए डी ई भागे थे, और डी ने गुस्से में ए पे शूट कर दिया, ए को गोली मार दी। ये दोस्तों फैक्ट्स है। ठीक है, अब इस केस में दोस्तों सवाल उठता है, जो मेन क्वेश्चन है जिसकी वजह से हम इस केस को पढ़ रहे हैं, सवाल उठता है कि चलो डी का तो ठीक है, डी ने गोली मारी है तो वो तो जेल जाएगा ही जाएगा। सवाल ये है जो ई व्यक्ति है, जो डी के साथ भागा था सी को बचाने के लिए, क्या उसको भी मर्डर की सजा होगी, क्या उसको भी जेल जाना पड़ेगा? और ये सवाल सीधा सीधा इस बात पे डिपेंड करता है, क्या डी और ई कॉमन इंटेंशन शेयर करते थे क्या ए को मारने की? जिस ए व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिसकी मृत्यु हुई है, क्या डी और ई दोनों ने कॉमन इंटेंशन के तहत ए को मारा है? यह बड़ा सवाल था इसमें। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि कॉमन इंटेंशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। जो नॉर्मल शब्द आप लोग अपने एग्जाम पेपर में यूज करके आते हो जो गलत हैं बिल्कुल, वो क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, जब दो लोग मिलके प्लान करते हैं तो वो कॉमन इंटेंशन है, या फिर कॉमन इंटेंशन के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल गलत है। कॉमन इंटेंशन के लिए दोस्तों बस एक चीज चाहिए होती है, बस एक चीज, और उसको बोलते हैं हम मीटिंग ऑफ माइंड्स। ध्यान से सुनना, मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स का सीधा सीधा मतलब होता है दो दिमागों का या दो से ज्यादा दिमागों का मिलना। और ये जो दिमागों का मिलना है, ये बच्चे एक सेकंड में भी हो सकता है। मानिए ये जो सी व्यक्ति को ये जो सी पर्सन था जो चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ, उसको बचाने के लिए जब ये डी और ई भागे, एक के हाथ में बंदूक है, एक निहत्था है, उसके हाथ में डंडा है, दोनों भाग रहे हैं, और एक सेकंड में डी ने ई की तरफ देखा और ई ने डी की तरफ देखा, और दोनों ने बस ऐसे कर दिया, और इस इशारे का मतलब उन दोनों के दिमाग में था कि चलो उड़ा देते हैं इन लोगों को। बच्चे कॉमन इंटेंशन हो गई, कोई प्लानिंग नहीं। कोई जैसे पिक्चर में दिखाते हैं कि बड़े बड़े चार्ट बना रखे हैं, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बन रहा है, नहीं, एक सेकंड में आंखों का मिलना और एक दूसरे की बात को समझना हो गया। जैसे ही मीटिंग ऑफ माइंड हुई, कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टेंस में आ गई। तो सवाल यह है कि यह मीटिंग ऑफ माइंड हुई थी कि नहीं हुई थी डी और ई के बीच में, ए को मारने से पहले? अगर मीटिंग ऑफ माइंड हुई थी तो ई भाई साहब भी लंबे समय के लिए जाएंगे अंदर, पर अगर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी तो ई बेचारे पे उस बात की सजा नहीं आनी चाहिए जो कृत्य डी का है। ठीक है, तो आप कॉमन इंटेंशन समझ गए। यहां पे जो दोनों की इंटेंशन थी वो सिमिलर थी। सिमिलर जो इंटेंशन भी थी वो किसी को मारने की नहीं थी, वो सी को बचाने की थी। मतलब दोनों घर से भागे क्यों थे?
क्या वो ए और बी को मारने के लिए भागे थे? नहीं, वो सी को बचाने के लिए भागे थे। एक्चुअल में वो तो डी को गुस्सा आ गई, इसने इसलिए गोली मार दी, उस बात पे गुस्सा आ गई और डी को उस बात की सजा भी मिल रही है। पर ई की कॉमन इंटेंशन को शेयर करना ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। और ये भी जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि खाली कॉमन इंटेंशन से होना नहीं है, ये भी जरूरी है कि जो एक्ट हुआ हो वो फर्दरेंस में हुआ हो। पर इस केस में जैसा कि मुझे लग रहा है अभी तक डी और ई का मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बड़ा मुश्किल है और फर्दरेंस की बात आती ही नहीं है। मीटिंग ऑफ माइंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ये सिचुएशन थी इस केस की। पर एक बहुत बड़ी परेशानी आती है बच्चे ऐसे केस में। अब आप सोचो, आप मानो आपका एग्जाम निकल गया और आप जज बन गए और आप पे ऐसी सिचुएशन आती है कि दो लोग अपने नेफ्यू को बचाने भागे जिसमें से एक ने गोली मार दी उन लोगों को। इस सिचुएशन में आप कैसे पता लगाओगे कि मीटिंग ऑफ माइंड है या नहीं, कॉमन इंटेंशन है या नहीं? आप किसी व्यक्ति के दिमाग में तो घुस नहीं सकते। कैसे पता लगाओगे कि उस समय पे वो दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा था? इम्पॉसिबल है। तो डायरेक्ट एविडेंस मिलना किसी की इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन का, वो तो इम्पॉसिबल है। तो क्या तरीका है? कंडक्ट। खाली उस व्यक्ति के हाव भाव से उस समय पे जब वो क्राइम हुआ, क्या उसके हाव भाव थे, वो कैसे एक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया, खाली उसी बिना पे आप डिसाइड कर पाओगे कि वो कॉमन इंटेंशन शेयर करता था या नहीं था। अगर उसका कंडक्ट ऐसा था कि जैसे ही ए ने गोली मारी, जैसे ही ए को गोली लगी, उसने कहा अरे ये क्या हो गया, अरे तूने ये क्या कर दिया, अगर ऐसा रिएक्शन है, अगर वो नाटक नहीं है, अगर ऐसा रिएक्शन है, दैट मीन्स कि यार वो ऐसा नहीं चाहता था, ऐसी कॉमन इंटेंशन नहीं थी। पर वही जैसे ही डी ने मारा, उसने कहा वाह बेटा ये है तू शेर, ये किया तूने सही काम, यही तो मैं चाहता था। तो ये क्या है? कंडक्ट है, दिखा रहा है कि वो कॉमन इंटेंशन शेयर करता था। तो कॉमन इंटेंशन के केसेस में कंडक्ट पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर हमेशा एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कंडक्ट के बिना पे किसी की कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी, वो तभी माना जाएगा जब उस कंडक्ट को देखते हुए खाली वही इन्फ्रेंस पॉसिबल होगा। मानो जब हमारे डी भाई साहब ने ए को गोली मारी तो ई भाई साहब ने चिल्लाया वाह शेर, मजा आ गया। ये जो स्टेटमेंट है वाह शेर, मजा आ गया, ये दोनों व्यक्ति बोल सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी बोल सकता है जो कॉमन इंटेंशन शेयर करता हो कि उसकी मन की बात पूरी हो गई, और ऐसा व्यक्ति भी बोल सकता है जो कॉमन इंटेंशन ना शेयर करता हो। मानो नहीं, ई ने मिलके नहीं मारा, ई डी से बोला भी नहीं कि तुम मार, पर जो डी ने किया उसको वो बहादुरी लगी और उसके रिएक्शन में उसने बोला क्या मजा कर दिया यार तूने, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इन दैट सिचुएशन आप उसको इंप्यूट नहीं करोगे कि उसकी कॉमन इंटेंशन थी। कॉमन इंटेंशन आप तभी इंप्यूट करोगे जब कंडक्ट ऐसा है, सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जब उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ऐसा कंडक्ट जो सीधा सीधा दिखाए कि कॉमन इंटेंशन थी ही थी। मतलब यहीं पे हमारा ई व्यक्ति कहे ए को गोली लगते ही यही तो मैं कह रहा था, अरे तूने छाती में क्यों मारी, सर में मारता, एक क्यों मारी, दो मारता। दिस शोज द कॉमन इंटेंशन। अरे तू मुझे मारने देता, मैं मारता। दिस इज द कंडक्ट विच लीड्स टू दी ओनली इन्फ्रेंस की वो कॉमन इंटेंशन शेयर करता था। पर दोस्तों इस केस की मैं बता दूं तो ई भाई साहब ने कॉमन इंटेंशन नहीं शेयर की थी, इसलिए डी के कृत्य की वजह से ई को सजा नहीं हुई, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स एस्टेब्लिश नहीं हो पाई और कोई भी ऐसा कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस नहीं थे जो दिखाते कि ई और ए, ई और डी बिल्कुल मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस केस से हमने क्या सीखा है, महबूब शाह केस से हमने यह सीखा कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या फर्क होता है।
सबसे पहली बात। और दूसरी बात हमने ये भी सीखी दोस्तों कि कॉमन इंटेंशन का सीधा सा मतलब होता है ना प्लानिंग ना कुछ भी, बस सिंपल सी चीज मीटिंग ऑफ माइंड। जहां पे मीटिंग ऑफ माइंड है वहां कॉमन इंटेंशन है। और डायरेक्ट एविडेंस लाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। पर कंडक्ट तभी बन पाता है प्रूफ इंटेंशन का जब वो ओनली इन्फ्रेंस पॉसिबल हो। अगर एक से ज्यादा इन्फ्रेंस पॉसिबल है, जैसे वो वाह शेर वाले एग्जाम्पल पे, तो कॉमन इंटेंशन को इंप्यूट नहीं करेंगे। फटाफट दोस्तों समझ में आया? वाई दबाओ फटाफट। चलिए दोस्तों सेगमेंट पूरा कर लेते हैं, क्वेश्चन वाला बस जल्दी से कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे। पहला सवाल देखो, तैयार हो जाओ। क्वेश्चन 1, सेक्शन 34 क्या है, उसका नेचर क्या है? क्या ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है? क्या ये रूल ऑफ प्रोसीजर है? क्या ये प्रोसीजर बताता है? क्या ये रूल ऑफ एविडेंस है? या फिर ए और सी दोनों है, मतलब सब्सटेंटिव भी है और एविडेंस भी है? बताओ 34 क्या है? सब्सटेंटिव ऑफेंस है, प्रोसीजर है, एविडेंस है? फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। या फिर दोनों है, सब्सटेंटिव भी है और एविडेंस भी है? अभी तक जितने आंसर आए हैं सब गलत आए हैं, सब गलत आए हैं, जब एक सही आया। दोस्तों इसका आंसर है सी। सब्सटेंटिव कैसे हो जाएगा 34 में? यहां क्या सब्सटेंटिव का मतलब होता है जिसमें कोई ऑफेंस प्रोवाइड किया गया हो। कोई ऑफेंस नहीं, कहां लिखा है कि ये करोगे तो ये ऑफेंस हुआ? 34 में तो बस इतना लिखा है कि कोई भी ऑफेंस कॉमन इंटेंशन से करोगे तो सबको सजा मिलेगी। सब्सटेंटिव रीति तो है ही नहीं उसमें कहीं भी, प्रोसीजर भी नहीं है। क्या प्रोसीजर है? क्या लिखा हुआ है कि एक के बाद क्या चीज करी जाएगी? नहीं, ये क्या है? रूल ऑफ एविडेंस। मतलब अगर कहीं पे भी कॉमन इंटेंशन है, ऐसा है, मीटिंग ऑफ माइंड है, तो मतलब एक के व्यक्ति के एक्ट के लिए दूसरे व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, प्रिजम्पशन अराइज होता है। सो दिस इज अ रूल ऑफ एविडेंस। इसका आंसर होगा सी। ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी होगा, आंसर सी। सेक्शन 34 इज अ रूल ऑफ एविडेंस, याद कर लो। क्वेश्चन 2 दोस्तों, सेक्शन 34 प्रोवाइड्स फॉर, क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 34 क्या प्रोवाइड करता है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, या फिर वाइकेरियस लायबिलिटी? मैं आशा करता हूं आपको चारों का मतलब पता है, ध्यान से बताओ। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी। सेक्शन 34, मैं कह रहा हूं आप चारों को छोड़ो, इन दोनों में से बता दो। बी जॉइंट लायबिलिटी, डी वाइकेरियस लायबिलिटी। बी जॉइंट लायबिलिटी का मतलब जब एक से ज्यादा लोग मिलकर लायबिलिटी को शेयर करते हैं। डी का मतलब जब एक व्यक्ति के कृत्य की वजह से दूसरे व्यक्ति को पकड़ा जाता है। बी या डी? किसी को लगता है डी आंसर है? एक व्यक्ति के कृत्य की वजह से दूसरे व्यक्ति को पकड़ा जाता है। वाइकेरियस, कोई आएगा डी पे? नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हो। जो सेक्शन 34 है दोस्तों, वो जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, ना कि वाइकेरियस लायबिलिटी का। जॉइंट लायबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो भी कॉमन इंटेंशन का पार्ट है, ये मान के चलते हैं कि उसने खुद किया है। ये थोड़ी ना कि बी को सजा देने की वजह ये थोड़ी ना है कि ए ने ऑफेंस किया है। बी को सजा देने की वजह यह है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि भले ही इन्होंने ऑफेंस किया है, पर हम 34 की वजह से ये मान के चल रहे हैं एज इफ कि बी ने खुद ही वो ऑफेंस किया था, या सी ने वो खुद ही ऑफेंस किया था। इसकी वजह से इसको जॉइंट लायबिलिटी बोलते हैं बच्चे, ना कि वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन इंटेंशन कब और कैसे हो सकती है? क्या यह जरूरी है कि वो शुरू से हो, फ्रॉम द बिगिनिंग हो? क्या यह जरूरी है कि मीटिंग ऑफ माइंड होने के लिए समय लगे और प्लानिंग लगे? या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड्स में आ जाए, सेकंड्स में मीटिंग ऑफ माइंड हो जाए, सेकंड में कॉमन इंटेंशन बन जाए? और आखिरी, क्या यह जरूरी है कि ओवर्ट एक्ट होना चाहिए? इन चारों में से बताओ कौन सा सही है? शुरू से होनी चाहिए कॉमन इंटेंशन, टाइम और प्लानिंग चाहिए, या फिर सेकंड्स में हो जाएगी, या फिर ओवरटेक चाहिए? बताओ फटाफट, टाइम और प्लानिंग चाहिए क्या? नहीं बच्चे,
ना ही शुरू से होनी चाहिए, ना ही टाइम और प्लानिंग चाहिए, ना ही ओवरटेक चाहिए। कॉमन इंटेंशन सिंपली मींस मीटिंग ऑफ माइंड, और दिमाग मिलने के लिए 1 सेकंड काफी है, बस मुड़ के देखा और इशारा किया, हो गई कॉमन इंटेंशन। कोई प्लानिंग, कोई टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका आंसर सी। चलिए दोस्तों, आज का सफर हमारा यही खत्म होता है। आशा करता हूं आज की जो क्लास है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी, आपको एग्जाम निकालने में मदद करेगी। और मैं ये भी आशा कर रहा हूं कि आप मेरी क्लासेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। और ये अगर मदद कर रहे हैं तो करते रहिए। और आखिरी बात दोस्तों, अभी तक जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दें बच्चे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो भी क्वेश्चंस है मेरी नजर बनी हुई है, बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ की चीजें कवर करी जाएंगी। कल दोस्तों आईपीसी की क्लास है हमारी शाम को 7 बजे, तो 7 बजे आप सभी लोग यहीं पे मिलेंगे और हम सेक्शन 38 से आगे का सफर तय करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पे अपनी नजर गाड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।